Hello everyone, I welcome you all on behalf of JK Shah classes to this Inter CA RTP May 2024 वीडियो। तो चलिए इंटर CA का May 24 RTP वीडियो गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन्ड है कि अमेंडमेंट्स अप टू 31st October 2023 will be applicable and that's the cutoff date for your exams of May 24. The GST rates are all hypothetical, that's obvious because GST rates आपके syllabus में नहीं है, तो GST rate will be given in the question. And then it says ignore compensation cess. Obviously you will ignore compensation cess because compensation cess act भी आपके syllabus में नहीं है। अब पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमेशा हमने क्या किया है, फर्स्ट वी विल गो थ्रू द क्वेश्चंस, देखते हैं व्हाट ऑल इज आस्क्ड एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल रीड द मेन पार्ट एंड देन डिराइव द आंसर्स फॉर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सो लेट्स सी व्हाट दे वांट फ्रॉम अस। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन बिलो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 to 5 given below. अब 1 देखते हैं। For transaction relating to renting of commercial space, what would be the rate of tax charged by ABC Limited? तो जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं then we will have to be careful कि renting of commercial space के लिए GST रेट क्या लगेगा। Then compute the value of supply under section 15 of CGST Act मेड बाई ABC फॉर द मंथ ऑफ जून। तो जून का कोई ट्रांजैक्शन रहेगा, वी हैव टू डिराइव द वैल्यू फॉर दैट। देन विथ रेस्पेक्ट टू होटल अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड टू मिस्टर एक्स, GST पेएबल बाई ABC लिमिटेड इज। सो दे आर आस्किंग टाइप ऑफ GST। ये पहली बार होगा May 2024 एग्जाम में जहां प्लेस ऑफ सप्लाई इज कंप्लीटली देयर इन योर सिलेबस। तो होटल अकोमोडेशन का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो हमें बताना है एंड अकॉर्डिंगली क्या टाइप ऑफ टैक्स चार्ज होगा। देन which of the following options is correct with regard to availability of ITC in respect of GST paid on procurement of goods meant for the purpose of corporate social responsibility activity? ये तो नया अमेंडमेंट पॉइंट है। CSR एक्टिविटी के लिए जो भी आप गुड्स यूज करेंगे या सर्विस यूज करेंगे दैट इज ब्लॉक्ड क्रेडिट अंडर 17(5) एंड एज इट इज ब्लॉक क्रेडिट यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो चलिए इसका आंसर तो हम लोग को ऑलरेडी पता हो गया। अमाउंट ऑफ ITC रिलेटेबल टू सच प्रोक्योरमेंट इज नॉट अवेलेबल टू ABC लिमिटेड। अवेलेबल तो करेक्ट नहीं होगा, 50% नहीं, ओनली टू रजिस्टर्ड नहीं, सो द राइट आंसर विल बी A. समटाइम्स इवन विदाउट रीडिंग द मेन पार्ट ऑफ द केस स्टडी आप डायरेक्टली कुछ आंसर्स पता कर पाएंगे। ठीक है। Which of the following options is correct with regard to advice given by GST officer in respect of auditing of books of accounts? ऑप्शंस देखते हैं क्योंकि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स भी पहली बार आपके सिलेबस में आया है, पर यू नो दैट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में अलग से GST का ऑडिट करवाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो 99C फाइल करना पड़ता है एनुअल रिटर्न, GST ऑडिट फाइल करने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं। There is no requirement of separate audit of financial statements from GST perspective. This seems to be right. पर देख लेते कि कोई और करेक्ट है क्या। Only reconciliation statement audited by CA? नहीं, reconciliation statement is self-certified GSTR 9C. Annual return as well as reconciliation statement shall be audited by CA? No. Separate audit of financial statement for each state level is required under GST law? नहीं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं। आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं बट देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग इट ऑडिटेड फ्रॉम अ CA और CMA। हेंस दो आंसर्स तो हम लोग के बिना GST का केस स्टडी पढ़े खत्म हो गए। अब चलिए केस स्टडी पढ़ते हैं एंड वी विल सी द आंसर्स फॉर दीज 3। चलिए, ABC Limited has its manufacturing unit
in the state of Rajasthan. Is the state very important? हाँ, I am just teaching you the approach ताकि एग्जाम में आप सेम अप्रोच फॉलो करें और आपका सम जल्दी से हो जाए और आपके मार्क्स भी अच्छे आए. State of Rajasthan. This will help you to derive C plus S I. Further, it has ancillary units in Madhya Pradesh, Gujarat and is registered in each of these states. Moreover, ABC Limited owns and operates a hotel in Udaipur, Rajasthan. ठीक है. In addition to the aforesaid, ABC Limited owns a commercial space which is rented out to a registered person at a monthly rent of 50,000. So commercial space में तो फॉरवर्ड चार्ज लगता है क्योंकि खाली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होगा, वो भी आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, तब RCM लगता है. तो कमर्शियल स्पेस रेंटिंग पे तो फॉरवर्ड चार्ज है. The maintenance of the premise is responsibility of ABC Limited. In pursuance to the same, during the month of April, ABC Limited incurred certain expenses on purchase of maintenance related material. The said expense are recoverable from the tenant along with invoice issued for rent. ये देखो, along with invoice issued for rent gives us a feeling कि principal supply and ancillary supply is supplied in conjunction with each other. जैसे ही conjunction with each other होगा, या तो वो composite supply होगा या mix supply होगा. अब सोच के देखो, renting of a property and its maintenance. So renting is the principal supply, maintenance is the ancillary supply. तो जो भी GST रेट renting का है ना, वो लगेगा. सर वो मटेरियल का रेट नहीं लगेगा? नहीं. दो परचेस करते समय मटेरियल पे 5% लगेगा, बट जब मैं ये रिकवर कर रहा हूँ तो इट इज़ पार्ट ऑफ माई रेंटिंग इनवॉइस. रेंटिंग पे जो रेट लगता है वो GST रेट लगेगा. रेंटिंग पे क्या रेट लगता है सर, वो आगे देखेंगे, लास्ट में रेट्स दिया हुआ होगा. ड्यूरिंग द ईयर ABC Limited agreed to provide the hotel to X for business conference to be held in Udaipur. X is unregistered person residing in Maharashtra. तो आप जब होटल राजस्थान वाला रेंट पे दोगे तब एक प्रोविजन आता है सेक्शन 12(3) ऑफ IGST एक्ट, जो बोलता है इमोबल प्रॉपर्टी, हाउस बोट, वेसल, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी where the immobile property is located or intended to be located. तो आप राजस्थान में रजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी भी राजस्थान में है, तो what will you charge? You will charge C plus S. सर ये अनरजिस्टर्ड है इसीलिए C plus S चार्ज कर रहे हैं क्या? अगर ये रजिस्टर्ड भी होता तो भी C plus S ही चार्ज करते, क्योंकि 12 सबसेक्शन 3 में RP URP दो अलग सेक्शन नहीं है, दो अलग पॉइंट्स नहीं है कि अगर रजिस्टर्ड को दोगे तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दोगे तो कुछ और होगा. नहीं, 12(3) इज़ वेरी स्पेसिफिक. जहाँ प्रॉपर्टी है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. सर अगर ये रजिस्टर्ड रहता मिस्टर एक्स तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता क्या? नहीं मिलता, बिकॉज अगर ये महाराष्ट्र का है, C plus S charged of Rajasthan is not eligible as ITC in Maharashtra. That tax will get buried in Rajasthan and उसका इनपुट महाराष्ट्र वाले को नहीं मिलता, even if he was registered person. ठीक है. ABC Limited made a supply of machinery in the month of June. Details are as follows. Basic price of the machinery before TCS. TCS पे GST लगता है क्या? नहीं लगता है सर. CBIC has clarified that TCS is not liable to GST. बेसिक प्राइस पे लगेगा क्या सर? हाँ, ऑब्वियसली बेसिक प्राइस पे GST लगेगा. ठीक है. फिर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 2500, नहीं, इस पे GST नहीं लगेगा. It received a subsidy of 3,500 from Green Foundation Private Limited for usage of green energy, and subsidy was linked to the units of energy saved
and not to the machine. Is it directly linked to the price of the supply? The answer is no. ये तो कोई और चीज पे linked है. This is not directly linked to the price of the supply. As it is not directly linked to the price of the supply, this is also not liable. तो आंसर होगा 45,000. कुछ नहीं करना है. 2,500 पे भी GST नहीं लगेगा, 3,500 पे भी GST नहीं लगेगा. So the answer will be 45,000. चलिए आगे पढ़ते हैं. In addition to the aforesaid transactions, ABC Limited spent an amount of rupees 5 lakh on procurement of certain goods which were distributed as part of CSR expenditure under the provisions of Companies Act 2013. ITC मिलेगा? ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं हम लोग कि ITC नहीं मिलेगा. Then during the scrutiny proceedings of in the state of Gujarat, the jurisdictional GST officer asked ABC Limited to submit copy of audited financial statements for Gujarat. अरे गुजरात का कहाँ से लेके आऊँ मैं? पूरे ऑल ओवर इंडिया का मेरा एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो दे दूंगा. स्पेसिफिकली गुजरात के लिए थोड़े ऑडिटेड अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे. डिस्टिंक्ट पर्सन है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान ब्रांच अलग अलग माने जाएंगे. But that doesn't mean that you get audit done separately. And was of the view that ABC Limited is required to get his accounts audited by CA separately under GST law for filing annual return and reconciliation statement in each state. All the amounts are exclusive of GST wherever applicable. The rate of GST and all inward and outward supply is 18% unless otherwise mentioned. तो रेंटिंग, वो रेंटिंग प्लस मेंटेनेंस था ना, तो क्या GST रेट लगेगा उस पे लगेगा 18%. ठीक है. Assume that there is no other outward or inward transaction apart from the aforesaid transaction. तो चलिए अब क्लोज कर देते हैं. For the transaction of renting of commercial space, what should be the rate of tax to be charged by ABC Limited? The rate of GST on rent and maintenance material related recovery will be 18%. Correct. Rent पे 18, material पे 5 नहीं. No GST on material नहीं. Rent and material both at 5%. The answer is no. तो the answer will be A. ठीक है. फिर है वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा. वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने देखा 45,000 है. TCS का कुछ करना नहीं है. सब्सिडी विच इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस ऑफ द मशीन, उसका भी कुछ नहीं करना है. चलिए. विथ रेस्पेक्ट टू होटल अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड टू मिस्टर एक्स, GST पेएबल बाय ABC लिमिटेड इज नील. नहीं होगा. देखो ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में RCM लगता, कमर्शियल पे नहीं. Nil. GST on accommodation service provided to unregistered is exempt. No. In the nature of C and S, because location of supplier and place of supply is in the same state and hence you will charge C plus S. ठीक है. तो ये हो गए हमारे आंसर्स. और आप देखोगे तो यहाँ A, सेकेंड वाला भी A, थर्ड वाला C, फोर्थ वाला A, फिफ्थ वाला A. कभी ना ये सीक्वेंसिंग ट्राई मत करना कि सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, कुछ भी आ सकता है. नेवर जज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए बार बार आ रहा है तो क्या मेरा आंसर्स करेक्ट है. यू गो बाय द लॉ, यू गो बाय व्हाट यू हैव लर्नड. एंड जनरली इन केसेस में ना अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा है तो जो आपका पहला आंसर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट इज द राइट आंसर. जनरली इफ यू हैव रेड द क्वेश्चन प्रॉपरली. अगर क्वेश्चन पढ़ने में ही कुछ गलती हुई है तो फिर उसका कंक्लूजन भी गलत ही निकला होगा. तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना. चलिए आगे बढ़ते. ओके, सिक्स्थ वन. देखो सिक्स्थ वन ना एक पेज से ऊपर का क्वेश्चन लग रहा है. एंड जब भी the question is more than one page ना, you first find out कि what they want, because then it becomes easier for us to determine that particular thing. And जब हम लोग फिर question पढ़ते हैं ना तो we'll start thinking on the same lines.
तो पहले देख लेते क्या चाहिए ये लोग को, नोट्स पढ़ना शुरू करते हैं। रेट ऑफ CGST 9%, SGST 9%, IGST 18, ठीक है। ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, गुड। ऑल कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग ITC हैव बीन फुलफिल्ड, ठीक है। नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट, गुड। टर्नओवर ऑफ मेसर्स Q10 को was 2 crore इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो कोई एग्जेम्पशन तो कुछ नहीं मिलेगा, कॉम्पोजिशन भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, रेगुलर नॉर्मल GST रजिस्टर्ड पर्सन। कंप्यूट द नेट GST पेएबल इन कैश बाय मेसर्स Q10 को फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। करेक्ट लीगल प्रोविजन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर चीज का एक क्लियर नोट देना जरूरी है कि वाई यू आर मेकिंग इट लायबल टू GST, वाई यू आर नॉट मेकिंग इट लायबल टू GST, वाई ITC इज गिवन, वाई ITC इज नॉट गिवन। बस 4 ही तो पॉसिबिलिटीज है, 4 पॉसिबिलिटीज का नोट लिखना है। चलिए अब देखते हैं। Messrs Q10 Co, a partnership firm, registered supplier under GST in Bengaluru, Karnataka, has provided the following information for October 2023. Intrastate taxable supply of direct selling agent service provided to a public sector under sector bank. अब देखो, individual direct selling agent is covered by RCM. यहाँ क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म RCM होगा या फॉरवर्ड चार्ज होगा, फॉरवर्ड चार्ज होगा, क्योंकि RCM में तो खाली इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट गिविंग सर्विसेज टू अ बैंक, देन इट इज कवर्ड बाय RCM। यहाँ पार्टनरशिप फर्म है तो इंट्रास्टेट सप्लाई है, तो क्या लगेगा, C&S। यहाँ हम लोग ICS बनाते भी जाएंगे, तो 2,50,000 इंटू 18 हाफ करना पड़ेगा, बिकॉज इंट्रास्टेट सप्लाई है, बिकॉज 9 CGST 9 SGST। तो ये कितना आया, 2,50,000 इंटू 18% डिवाइडेड बाई 2 आया 22,500 CGST, 22,500 SGST, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ सैनिटेशन कंजर्वेंसी। नाउ वी विल हैव टू अज्यूम दैट दिस इज अ फंक्शन कवर्ड अंडर आर्टिकल 243G 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक नया एंट्री आया था जिसपे GST नहीं लगता है, सो दिस विल बी exempt. We will give a conclusion saying that exemption entry notification number 9/2017 of IGST or 12/2017 CGST clearly provides that this will not be liable to GST. नहीं लगेगा सर, नहीं, this will not be liable to GST, so this is exempt. Then rent paid to a residential dwelling taken for running an office for providing DSA service. Owner of residential property was not registered under GST. This is a intrastate supply. बताओ ये परचेज है या सेल है मेरा, इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई है, ये आउटवर्ड सप्लाई था तो आउटपुट में लिख दिए, ये आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट था तो कहीं नहीं लिखे है। ये रेंट पेड मतलब ये एक्सपेंस है मेरा, इनवर्ड सप्लाई 25,000, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने रेंट पे लिया है, इस पे लगेगा RCM। तो ये मेरे ITC के कंप्यूटेशन में आएगा, तो 25,000 और रेंट पेड तो उसी इंट्रास्टेट लिखा हुआ है, तो 25,000 इंटू 9% विच कम्स टू 2250 CGST 2250 SGST। और RCM पेएबल भी आएगा, वो तो लास्ट में ऐड करते हैं हम लोग, 2250 CGST 2250 SGST I डैश, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट, परचेज्ड अ कार फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर बिजनेस यूज। कितना भी बोल लो, कार पे आपको ITC नहीं मिलेगा अनलेस इट इज़ यूज्ड फॉर दोज फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई। सर फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई में क्या था, फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई फॉर इम्पार्टिंग in motor driving skills. Second one was for transportation of passengers.
Third was for further supply of such motor vehicle. Either you are a seller of that motor vehicle or you are providing it on rent. Only then you will be getting ITC. यहाँ तो जितना चाहे ऑफिशियल यूज लिख दो, बिजनेस पर्पस लिख दो, you will not get ITC on this car. तो ये ITC में कंप्यूटेशन में नहीं आएगा, ना कि आउटपुट में आएगा. ठीक है. फिर अवेल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस फॉर देयर बिजनेस फ्रॉम पार्टनर्स फ्रेंड. वंडरफुल. देखो, पार्टनर इज अ रिलेटेड पर्सन, ये आपको याद है, बट पार्टनर्स फ्रेंड कैन ही बी अ रिलेटेड पर्सन? द आंसर इज नो. अरे पार्टनर्स के बीच में कोई सर्विस रहता तो फिर भी समझ लेते. पार्टनर फ्रेंड कोई सर्विस दे रहा है. मिस्टर एरन वॉ फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया. मिस्टर वॉ refused to take any consideration. Open market value is 1,25,000. क्या इस पे GST लगेगा? नहीं, GST नहीं लगेगा. सर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है ना. देखो, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ये तो विदाउट कंसिड्रेशन है. इम्पोर्ट ऑफ सर्विस जब विदाउट कंसिड्रेशन होता है तब इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस प्लस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, तभी GST लगता है. इज इट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस? हाँ, इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. Is it from a related person? The answer is no, it is not from a related person. So there will be no ITC, there would be no RCM in this because it is not received from a related person. Partner's friend can never be regarded as a related person. ठीक है. फिर provided training and performance appraisal service in Bengaluru. So it is provided in Bengaluru. You are also in Bengaluru. Service is also provided in Bengaluru to the following persons. बताओ, ट्रेनिंग एंड अप्रेजल. ट्रेनिंग एंड अप्रेजल कवर होता है 12 सबसेक्शन 5 ऑफ IGST प्लेस ऑफ सप्लाई में, जहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तब जहाँ रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स लगेगा. तो ये जो केरला को सप्लाई कर रहा है इस पे लग जाएगा IGST बिकॉज द टैक्स विल फ्लो टू द अदर स्टेट. बाबू कोन्स प्रोप्राइटरशिप फर्म विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड, वो राजस्थान में है बट नॉट रजिस्टर्ड क्योंकि इवेंट बैंगलोर में हेल्ड हो रहा है. then the place of supply for training and appraisal service will be where it is performed. And where was the training performed? The training was performed in Bangalore. I am also in Bangalore. The type of tax will be C+S. इसको बहुत ध्यान रखना कि तुम लोग इसमें गलती नहीं करो. Surely institute is going to ask you place of supply question bundled with the first question of IDT. वो दिया हुआ ही रहेगा, उसमें मिक्स रहेगा. आपको फाइंड करना पड़ेगा C+S या I. गलती हो गया तो ICS पूरा गलत हो जाएगा और फिर आंसर भी गलत हो जाएगा. बी वेरी केयरफुल. तो यहाँ IGST लगेगा 3 लाख इंटू 18%. इसको हम लोग आउटपुट में लिखेंगे 54,000 और 1 लाख इंटू 18% 9,000 CGST 9,000 SGST. सर क्यों CGST SGST? बिकॉज लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द सेम स्टेट. आप भी बैंगलोर में है और जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दोगे सर्विस तो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द इवेंट इज हेल्ड एंड द इवेंट इज बीइंग हेल्ड इन बैंगलोर. C+S. तो अब आउटपुट का टोटल कर लेते हैं. ये देखो, ये तो ITC है हम लोग का. आउटपुट का टोटल हुआ 31,500 एंड 54,000. फिर क्या करेंगे सर? फिर ITC माइनस कर देंगे. देखो C विथ C, I का क्रेडिट है ही नहीं तो टेंशन ही नहीं है कि I विथ C और S क्या करना है. तो डायरेक्टली C को C से माइनस कर दो, S को S से माइनस कर दो. तो 31,500 माइनस 2,250 will come to 29,250 एंड IGST वैसे ही रहेगा 54,000. फिर हमेशा हम लोग ऐड करते हैं टैक्स पेबल अंडर RCM बिकॉज RCM कैन नेवर बी पेड थ्रू ई क्रेडिट लेडजर. तो RCM को लास्ट में ऐड कर देना. ये यहाँ लेके आ गया RCM ऐड करते ही ये हो गया 31,500 एंड 54,000. प्रॉपर नोट्स आर मैंडेटरी. बिना प्रॉपर नोट्स के हम लोग को अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे.
सो सब चीज़ के लिए नोट होना जरूरी है कि इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट आरसीएम में होता है तो ये फॉरवर्ड चार्ज में आएगा बिकॉज ही इज़ नॉट अ इंडिविजुअल। सेकेंड, गवर्नमेंटल अथॉरिटी एग्जेम्पशन एंट्री का लिख देना। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का एक्सप्लेनेशन लिखो कि इस पे आरसीएम लगता है और आईटीसी भी मिल जाएगा। कार ब्लॉक क्रेडिट का पॉइंट लिखो कि ब्लॉक क्रेडिट इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। पार्टनर फ्रेंड is not related. As he is not related, obviously the transaction will not be liable because import of service में इतने condition satisfy करने होते हैं, ये पूरा लिखो। Then training and appraisal का IGST का प्लेस ऑफ सप्लाई का टॉपिक लिख दो कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो वेयर द सर्विस इज परफॉर्म्ड। इतना लिख के C+S और I बता दो बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन टू एस्पेक्ट्स, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई। नोट्स राइटिंग मैंडेटरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। From the following information provided by Messrs. Sasta Bazaar, determine time of supply for the purpose of payment of GST। तो टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग को डिटरमाइन करना है फॉर सस्ता बाजार। चलिए देखते हैं। इट इशूड कूपन ऑन 20 जून 2023 वर्थ 2000 redeemable against purchase of specific plastic items। बोलो, आइडेंटिफाइबल वाउचर है, नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर है? आइडेंटिफाइबल वाउचर है बिकॉज इट कैन बी यूज्ड ओनली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। द कूपन वॉज रिडीम्ड ऑन 31 जुलाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई होगा आइडेंटिफाइबल वाउचर का डेट ऑफ इशू ऑफ सच वाउचर। ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। देन इट इशूड कूपन ऑन 1/8/2023 वर्थ 3000 विच इज रिडीमेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ एनी आइटम। नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर, एज इट इज नॉन आइडेंटिफाइबल एंड यू कैन परचेज अ वेराइटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दिस विल बी डेट ऑफ redemption. And what is the date of redemption? The date of redemption is 18/8/2023। ठीक है, फिर it received interest of 10,000 for late payment from a customer on 11/11/23 for supply of goods which was originally made on 24/6। what would be the what would be the time of supply for interest? The time of supply for interest will be when such interest is received by the supplier, and it is received on 11/11/2023. so the time of supply for this transaction will be 11/11/2023। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। With reference to GST law, determine place of supply with reasons in the following independent circumstances. Miss Kanika of Kolkata, West Bengal, visited Jodhpur Law University, Rajasthan, and paid her college fees by purchasing a demand draft from bank located in university campus। तो सप्लायर कौन है? बैंक। और बैंक कहाँ है? राजस्थान में। तो सप्लायर है राजस्थान में। और क्या सर्विस दे रहे हैं? सर बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं, बैंकिंग सर्विस। ठीक है। मिस कनिका डिड नॉट हैव एनी अकाउंट विद द बैंक। अब देखो, बैंकिंग सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? बैंकिंग सर्विस का अगर एड्रेस अवेलेबल है तो सच एड्रेस, अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है देन इन दैट केस location of the supplier। even if we use 12(2), again if the service is provided to unregistered person then
अगर रेसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल नहीं है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, सो देन प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दिस बैंकिंग सर्विस विल बी लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी राजस्थान। और क्या टैक्स लगेगा? C+S, क्योंकि सप्लायर भी राजस्थान में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान में है। पर पूछा है क्या? नहीं। जितना पूछा है उतना बता के आ जाना, इसमें टाइप ऑफ टैक्स बताना मत, इसमें डायरेक्टली प्लेस ऑफ सप्लाई बता के आ जाना। इवन इफ यू डोंट राइट द सबसेक्शन, दैट्स फाइन, यू कैन फ्रेम इट इन द करेक्ट प्रोविजन एंड देन राइट द आंसर। ठीक है। फिर Mizu Machine Limited, registered in the state of Andhra Pradesh, supplied a machinery to KN Wind Farms Limited, registered in the state of Karnataka. Supplier कहाँ है? Supplier आंध्र प्रदेश में, और मशीन सप्लाई किया है to a person in Karnataka. However, this machine was assembled and installed at a windmill of KN Wind Farms विच वॉज लोकेटेड इन तमिलनाडु। देखो, इंस्टॉलेशन और असेंबली, इंस्टॉलेशन और असेंबली का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? 10(1)D में दिया हुआ है, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द गुड्स वर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। इस केस में कहाँ इंस्टॉल हो रहा है? सर, इट्स गेटिंग इंस्टॉल्ड इन तमिलनाडु एंड हेंस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी तमिलनाडु। तो सेक्शन 10 का रेफरेंस दो, असेंबली और इंस्टॉलेशन का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है वो लिखो और फिर कंक्लूड कर दो। नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई में 24 एग्जाम्स के लिए पहली बार है, इसीलिए व्हाट वी विल डू इज, चलिए एक बार देख के आते हैं आंसर कि ये लिखे हुए कैसे हैं। चलिए, लेट्स सी। देखिए 8 12 ऑफ IGST Act provides the place of supply for banking and other financial services including stockbroking services provided to any person is location of the recipient of service in the records of the supplier of service. So if address is available, the place of supply will be address available on record. However, if the location of recipient is not available in the records of supplier, then the place of supply will be location of supplier of service. Therefore, since location of recipient is not available in the records of supplier, the place of supply is the location of the supplier of service, that is Rajasthan. So write the provision, conclude. Write the provision, conclude. Second one, 10(1)D of IGST Act provides that if the supply involves goods which are to be installed or assembled at site, the place of supply is the place of such installation or assembly. Thus, the place of supply is the site of assembly of machine, that is Tamil Nadu. ये एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया। ठीक है सर, चलो अब 9th वाला देखते हैं। Okay. Happy Constructions Limited, a registered builder under GST in Bengaluru, Karnataka, has got permission to build 5 floors from the municipal projects for one of his projects at Surajnagar. Aditya Construction, a neighboring housing project, approached Happy Construction to discuss regarding blockage of sunlight issue arising out of construction of 5 floors and asked it to build only 3 floors, for which 20 lakh was offered as compensation. Happy Limited agreed to the offer. It may be noted that Aditya Construction is not ready to pay any further amount to Happy Construction in addition to the amount already agreed. तो टोटली आदित्य कितना दे रहा है? 20 लाख। किसको दे रहा है? हैप्पी कंस्ट्रक्शन को, ताकि हैप्पी कंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ मेकिंग 5 फ्लोर्स, परमिशन उसके पास 5 फ्लोर्स का है, बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग 5 फ्लोर्स ही शुड मेक 3 फ्लोर्स ओनली। अब ये दोनों अग्री कर गए हैं कि ठीक है, मैं 3 फ्लोर ही बनाऊंगा,
मेरे को 20 लाख रुपया दे दो. इज देयर अ पॉजिटिव अग्रीमेंट नॉट टू डू समथिंग? द आंसर इज यस. देखो पॉजिटिव अग्रीमेंट है. अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई पेमेंट मिलता ना तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, सीबीआईसी सर्क्यूलर है. बट इफ इट इज फॉर अ पॉजिटिव अग्रीमेंट कि ये करो और आपको पैसे मिलेंगे, तो आप 5 के जगह 3 फ्लोर बनाओ. यू अग्री नॉट टू कंस्ट्रक्ट 5 फ्लोर्स एंड कंस्ट्रक्ट ओनली 3 फ्लोर्स. यू आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग एन एक्ट एंड फॉर दैट यू आर चार्जिंग अ कंसिडरेशन. क्या इस पे जीएसटी लगेगा? जी हाँ, इस पे जीएसटी लगेगा. बिकॉज देयर इज अ एक्सप्रेस अग्रीमेंट, देयर इज अ पॉजिटिव अग्रीमेंट टू डू समथिंग एंड both the parties are entering into an agreement for this particular agreeing not to do something. GST would be applicable. अब यहाँ लिखा हुआ है 20 लाख. 20 लाख पे जीएसटी लगेगा. हाँ. Briefly explain the correct legal provision whether the above amount received as compensation is liable to GST or not. Our answer will be yes. हम लोग पहले कहेंगे शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है agreeing to do an act or refrain from doing an act is regarded as supply of service specifically. Now when there is a positive agreement and expressly mentioned that there would be a supply for consideration, this amount of 20 lakh will be considered as consideration and hence GST would be applicable on this particular transaction. This is also based on CBIC circular. सर्कुलर नंबर देने का जो होता है नहीं. दिस इज बेस्ड ऑन सीबीआईसी सर्कुलर. एंड इफ consideration is taxable then calculate the GST payable by happy construction. assume C&S 9%. देखो 20 लाख और उसने बोला है मैं कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं दूंगा, तो 20 लाख विल बी कंसिडर्ड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. डिवाइड बाय 118 इंटू 18, तो कितना आएगा ये? 20 lakh डिवाइड बाय 118 इंटू 18, यह आया 3,05,085. नाउ 3,05,085 CGST इसमें से कितना होगा? 1,52,542 एंड SGST भी होगा 1,52,542. तो दोनों को 542 रख देना, यहाँ 4 लिख देते हैं सो दैट वी आर एबल टू इक्वेट इट. CGST 9%, SGST 9%, वो 0.5 से दोनों कम है तो दोनों को राउंड डाउन कर दिए, राउंड ऑफ कर दिए इनफैक्ट. ठीक है. ऑल्सो स्टेट द कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विथ. बेसिकली as there is a express agreement and there is a positive agreement not to do something, it would be regarded as a supply for consideration. ठीक है. अब 9B देखते हैं. Aggregate turnover of Messrs Mangal and Co, a registered person for financial year 22-23 was 8 crore. It approaches you as a GST consultant for issue of e-invoice. Advise whether it is mandatory to issue e-invoice. बोलो 8 crore turnover है, is it mandatory to issue e-invoice? The answer is yes, because अभी limit है 5 crore. So as the limit is 5 crore in any preceding financial year, if your turnover is more than 5 crore, then you will be liable to register and you will be liable to issue e-invoices, because preceding financial year turnover, any preceding financial year turnover starting from 17-18 exceeds 5 crores. Then list out the entities which are exempt from mandatory requirement of e-invoicing. ये याद है आप लोग को? GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर, banks, insurance companies, multiplex screen for admission to a cinematographic film, and then you had government or local authority. Finally SEZ unit. याद रखना SEZ डेवलपर नहीं है, और इसमें ये भी लिख सकते हो कि
The law also provides that if your turnover is more and you are still covered by the exemption, you'll have to give a declaration on the invoice that your turnover does not exceed this particular limit. So that declaration has to be specifically mentioned in the invoice issued by a SEZ unit or a government or local authority whose turnover exceeds 5 crores. ठीक है, चलिए अब 10th वाला देखते हैं. Ramlala Enterprises, registered in Delhi, is engaged in supply of interior decoration service to Andhra Bhavan located in Delhi. ठीक है, रामलला कहाँ है? दिल्ली. तो सप्लायर कहाँ है? दिल्ली. Engaged in supply of interior decoration service to Andhra Bhavan located in Delhi. Service contract is entered with the government of Andhra Pradesh which is only registered in Andhra Pradesh. तो रेसिपिएंट कहाँ है? रेसिपिएंट है आंध्र प्रदेश में. Total contract value inclusive of GST is 15,50,000 and the payment of the same is due in October 2023. You are required to determine the amount of tax, if any, to be deducted in the above tax. TDS का बात चल रहा है because you will be the first examination to handle TDS at inter level. Assuming that the rate of CGST, SGST and IGST is 9, 9, 18. अब पहले प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड करो, क्योंकि जब तक आपको प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता है तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टाइप ऑफ टैक्स लगेगा. अब देखो, आप दे रहे हो इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, ये फॉल करता है 12 सबसेक्शन 3 में. इमूवेबल प्रॉपर्टी, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड. अब बताओ प्रॉपर्टी कहाँ है? सर प्रॉपर्टी है दिल्ली में. कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, प्रॉपर्टी इज इन दिल्ली. अब बताओ, अगर प्रॉपर्टी दिल्ली में तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा. नाउ थिंक लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली. बताओ सप्लायर कौन सा टाइप ऑफ टैक्स चार्ज करेगा? टू गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली टैक्सेबल है. सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन द सेम स्टेट C+S. अब ये C+S कहाँ का है? ये C+S सर दिल्ली का है. अब अगर ये C+S दिल्ली का है, अब सोच के बताओ, अगर C+S दिल्ली का है, रेसिपिएंट आंध्र प्रदेश में है, C+S रेसिपिएंट आंध्र प्रदेश में है, विल द रेसिपिएंट ऑफ आंध्र प्रदेश बी एबल टू डिडक्ट टैक्स ऑफ C+S ऑफ दिल्ली? The answer is no. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि when the location of supplier and place of supply is in the same state or union territory, then there will be no TDS. पर सर अगर TDS लगता तो कितने पे लगता? याद रखना, TDS कब लगता है? If the value of contract excluding GST is more than 2.5 lakh. यहाँ is it more than 2.5 lakh? हाँ, 15,50,000 इंक्लूडिंग है, बट 15,50,000 से 18% रिमूव भी करोगे ना तो भी 2.5 लाख से ज़्यादा ही आएगा. और हमेशा याद रखना, अभी इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्वेश्चन दिया है, इंस्टीट्यूट आपको इंक्लूसिव नंबर देगा और बोलेगा TDS फाइंड करो, तो कभी भी ना 15,50,000 में से GST पहले निकाल देना. 15,50,000, let me remove the GST. 15,50,000 divide by 118 into 100. तो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? 13,13,559. एंड आपको पता है TDS वाइल मेकिंग पेमेंट पे आता है, तो वाइल मेकिंग पेमेंट इस पे TDS लगा देना. और TDS का रेट क्या है? 1% CGST, 1% SGST और IGST रहा तो 2%. तो इसका 1% विल बी CGST, इसका 1% विल बी SGST. इस क्वेश्चन में तो TDS लगेगा ही नहीं, बिकॉज लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन अ स्टेट डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट. बट एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको इंस्टीट्यूट ये जो आंध्र प्रदेश है ना, इसको भी दिल्ली कर दे. अब अगर ये भी दिल्ली रहा तो दिल्ली वाला तो आराम से C+S डिडक्ट कर सकता है,
तो दिल्ली वाला C+S डिडक्ट करेगा। और सर डिडक्शन ये होता कब है? व्हेन द रेसिपिएंट इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अथॉरिटी और बोर्ड सेटअप बाय गवर्नमेंट, सोसाइटी सेटअप बाय गवर्नमेंट। इन केसेस में गवर्नमेंट एजेंसी भी मेंशन है, इन केसेस में TDS लगता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट, TDS या TCS दोनों ऐसे टॉपिक है जो बहुत फ्रेश है। TCS भी अच्छे से पढ़ के जाना, हाई चांसेस ऑफ वन गुड क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड ऑन TDS और TCS और बोथ। चलिए ठीक है, फिर लिखा हुआ है विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ रामलला एंटरप्राइजेस इज रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। हाँ नहीं, द आंसर विल नॉट बी डिफरेंट, क्योंकि अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में भी रहेगा तो भी TDS सेम 1% ही लगेगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन TDS फॉर अ रेगुलर पर्सन एंड फॉर अ कॉम्पोजिशन डीलर। यहाँ तो वैसे भी TDS नहीं लगेगा, बिकॉज location of supplier and place of supply is in the same state, different from the state of the recipient. ठीक है, okay. And the last question is examine the implications of GST on supply of food and beverages at a cinema hall. Food and beverages supplied at a cinema hall. देखो दो तरह हो सकते हैं, या तो कोई कैंटीन रन कर रहा है या सिनेमा हॉल वाला ही कैंटीन रन कर रहा है। पहली बात, अगर अलग से कैंटीन सर्विस प्रोवाइड की जा रही है देन इट क्वालिफाइज टू बी रेस्टोरेंट एंड हेंस it would be a restaurant service liable to GST at the rate of GST applicable for restaurant service. But say suppose with the ticket the food and beverages is supplied along with the ticket and it is being supplied in conjunction so as to say that it is a composite supply, then in that case बताओ principal supply कौन सा होगा, ticket या food and beverages? This is a specific circular which is covered. Obviously cinema hall ticket will be regarded as a principal supply, तो पूरे के पूरे पैकेज पे the rate of GST will be the rate of GST of the principal supply, and in our case the principal supply is supply of movie ticket. ठीक है, ओके। अब एक करेक्शन जो अमेंडमेंट वीडियो में कवर नहीं हुआ था, बट एक चीज याद रखना, सेक्शन 12(8) ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई बताता है। हाँ क्या सर? हाँ, 12(8) ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई बताता है। नाउ 12(8) में क्या लिखा हुआ है? अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन मतलब डिलीवरी नहीं, मतलब जहां से गुड्स का मूवमेंट शुरू हो रहा है। जैसे कोरियर एजेंसी बैंगलोर में है, मैंने बैंगलोर में कोरियर एजेंसी को दिया तो यहाँ हैंड ओवर किया ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन सर्विस इज प्रोवाइडेड टू अ अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर, दैट इज बैंगलोर। नाउ इसके नीचे एक प्रोविजो हुआ करता था जहाँ लिखा हुआ था कि इफ the goods are going outside India then the place of supply will be destination of goods। सिर्फ वो प्रोविजो ही डिलीट हुआ है, बाकी 12(8) वैसे का वैसे ही है। ये नोट करके रखना, 12 subsection 8 has not changed, पूरा डिलीट नहीं हुआ है। 12 subsection 8 का खाली प्रोविजो डिलीट हुआ है, जहाँ लिखा हुआ था अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं then the place of supply will be destination। That particular proviso is deleted। 12(8) is as intact in its main provision। ये अच्छे से एक बार नोट करके रखना, 12(8) is not deleted completely, only the proviso is deleted। चलो, wishing you all the best for your examination, study well, see you।